की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा, भाजपा ने खोले काले चिट्ठे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताई कांग्रेस पार्टी की 31 दिसंबर 2021 एक्सपायरी डेट। प्रथम चरण के पंचायती चुनाव में नोहर भादरा के लिए 1719 पुलिसकर्मियों की लगाई ड्यूटी। कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग की मौत, गाइडलाइन के अनुसार हुआ अंतिम संस्कार। हादसों को न्योता दे रहा बिजली ट्रांसफार्मर, ऊंचाई बढ़ाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में 5वें वित्त आयोग में जो पंचायतों को राशि मिलनी थी वो आज तक नहीं मिली। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हो पाए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला हिस्सा पात्र लोगों को नहीं मिल पाया। ऐसे में करीब 2 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, मगर आज तक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया गया। वहीं कोरोना काल राज्य सरकार ने कहीं हिस्सा भी नहीं दिया। जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस सरकार की 31 दिसंबर 2021 एक्सपायरी डेट है, क्योंकि इस पार्टी में आपस में किसी को कोई भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि इस पंचायती राज चुनाव में जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल का काला चिट्ठा पत्रकार बंधुओं के सामने रखा। 2 वर्ष में जो 5वें वित्त आयोग में जो पंचायतों को पैसा मिलना था, आज तक इन्होंने 1 रुपया पंचायतों में नहीं दिया। 11,344 पंचायतें राजस्थान की, जिसमें गांव के ग्रामीण गरीब का जो उनके उत्थान के लिए जो काम होना था, जो पंचायतों में काम होना था, आज तक इन्होंने 1 पैसा इनमें नहीं दिया। इसी प्रकार चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो जो इनका राज्य सरकार का हिस्सा नहीं देने के कारण 2 लाख आज गरीब परिवार अपनी छत से वंचित रह गए। इसी प्रकार इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। बात संपूर्ण कर्जे माफ़ी की बात की। कुल राजस्थान के किसान पर 99,500 करोड़ रुपए कुल कर्जा है, जिसमें इन्होंने मात्र 5,600 करोड़ रुपए दिया। फिर इन्होंने कहा कि समिति सरकार बनने के बाद समिति बनाकर कहा कि हम 2 लाख करेंगे, लेकिन आज तक किसी किसान को 2 लाख का भी कर्जा माफ़ नहीं किया। तो इस प्रकार जितनी भी कोरोना काल में जो केंद्र से पैसा आया, उसी पैसे को इन्होंने आगे बांटने का, राज्य सरकार ने उसमें कहीं भी हिस्सा नहीं दिया और हर जगह इनका कुप्रबंधन रहा। जनता त्राही करती रही इस महामारी में और ये होटलों में बंद बैठे रहे, क्योंकि ये सरकार 2021 में मैं आपको निश्चित तौर पर कहूँ कि इसकी एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर 2021 है, क्योंकि आपस में विश्वास नहीं। मुख्यमंत्री का विधायकों पर विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री जी का मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं, अपने उप मुख्यमंत्री के लिए किन किन शब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में ये सरकार बिल्कुल नाकारा साबित हुई है और कहीं भी जनता को ये राह दिलाने का काम नहीं कर पाई। ऐसी सरकार को जाना इस प्रदेश के लिए बहुत उसके लिए लाभदायक रहेगा कि जनता के हित में रहेगा। तो आज हमने इनके 2 वर्ष के काले चिट्ठे पूरे आपके सामने रखे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पंचायती राज चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। जिले में हो रहे पंचायती राज चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी के तहत पुलिस प्रशासन ने नोहर व भादरा के लिए 1719 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रथम चरण चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था संभाल ली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक पोलिंग बूथ पर 1 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं 34 मोबाइल पार्टी नियुक्त की गई हैं। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए प्रत्येक बूथ पर 3 होमगार्ड की ड्यूटी भी लगाई गई है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संवेदनशील और अति संवेदनशील पंचायतों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। पंचायत समिति रिजर्व के लिए 1-1 प्लाटून लगाई गई है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हेतु जो पुलिस का प्रथम चरण पंचायत समिति भादरा और नौर के लिए जो जाब्ते का डिप्लॉयमेंट किया गया है, उसमें 1719 पुलिस कर्मियों अधिकारियों सहित लगाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1 पुलिसकर्मी को लगाया है और 34 हमने मोबाइल पार्टियाँ निर्धारित की है जो जोनल मजिस्ट्रेट के पैरेलल कार्य करेगी।
इसी तरह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए होमगार्ड जो प्रत्येक बूथ पर 3 का जाप्ता दिया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना कोविड-19 के पालना हेतु कार्य करेंगे। हमारी पुलिस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इस तरह कुल मिलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 15 से लेकर 17 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति रिजर्व के रूप में एक प्लाटून लगाई गई है और थाना स्तर पे भी हमने रिजर्व जाप्ता दिया है। जिला रिजर्व के रूप में जो एसपी मैम के निर्देशन में कार्य करेंगे, वो अलग से एक रिजर्व जाप्ता दिया गया है। कुल मिलाकर हमारी जो पुलिस की व्यवस्था है शांतिपूर्ण, निर्भीक एवं बिना डर के मतदान करने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और हम शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने में सफल। गुलूवाला निवासी 80 वर्षीय एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद दिन भर चर्चाओं से बाजार गर्म रहा। वहीं हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने अपने पूरे बंदोबस्त के बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करवाया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र गोदारा ने बताया कि गुलूवाला निवादा निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग बीते 15 नवंबर को स्वास्थ्य खराब होने के बाद भर्ती करवाया गया था, जहां से 16 नवंबर को रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बुजुर्ग को इलाज के लिए श्रीगंगानगर के आस्था हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। सुबह करीब 5:15 बजे उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की यहाँ कोई सैंपलिंग नहीं की गई थी। वहीं परिजनों से सीएससी प्रभारी डॉक्टर गोदारा ने संपर्क साधकर जानकारी एकत्रित की तो सामने आया कि वहां भी कोई सैंपलिंग इलाज के दौरान उनकी नहीं हुई थी। मौत होने के बाद बुजुर्ग का सैंपल लिया गया या नहीं, इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। फिर भी एहतियात के तौर पर बुजुर्ग के शव को स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट में डालकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अंतिम संस्कार किया। डॉक्टर गोदारा ने बताया कि अब बुजुर्ग के पूरे परिवार की सैंपलिंग की जा रही है और उन्हें एहतियात के तौर पर तमाम सावधानियां रखने की सलाह भी दी गई है। कोरोना वायरस की देश में दूसरी लहर की चर्चा जोरों पर है। सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी रफ्तार पर है। जिले में फैल रहे कोरोना वायरस की चपेट में अब तक प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, शहर के व्यापारी और चिकित्सक भी आ चुके हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भी जिले में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। टाउन में पंजाबी मोहल्ला में 1, सूर्यनगर में 1, अनुज मेडिकोज पर 2, एचएच एरिया दिनार सिनेमा के पास 1, जैन एम्पोरियम पर 1, जंक्शन में सीएडी कॉलोनी सुरेशिया में 1, सिविल लाइन वार्ड 1 में 1 चिकित्सक, सिविल लाइन सी ब्लॉक में 1, दुर्गा कॉलोनी में 2, सेक्टर 11 बी ITI बस्ती में 1, झांबर में 1, टिब्बी के वार्ड 16 में 1, पीलीबंगा के वार्ड 3 में 1, नौहर के वार्ड 15 में 1, वार्ड 14 में 2, एडीजे कोर्ट में 1, वार्ड 11 में 1, 30 NTR में 1, फिफाना के वार्ड 25 में 1, आपूवाला के वार्ड 7 में भी 1, रावसर के वार्ड 13 में 1, संगरिया के वार्ड 19, वाटरवर्क्स रोड 1, वार्ड 10 अबोहर रोड पर 1 जना पॉजिटिव है। आजकल जो कोरोना के केसेज हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अपने यहाँ ही नहीं, सारे ज़िलों में बढ़ रहे हैं। बड़े शहरों में थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में स्थिति और भी ख़राब है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने को इसका बचाव ही एक उपचार है। होने के बाद तो तकलीफ हो ही जाती है। होने के बाद भी बचाव वाली चीज़ें हैं, उसमें अपन मास्क लगा के रखें करें। मास्क भी ये नहीं भी मुंह पे लगाएं, मुंह और नाक दोनों ढके हुए होने चाहिए। ये आजकल सर्दी का मौसम आ रहा है, इसका भी बचाव करेगा, भी जल्दी जुकाम नहीं लगेगी। दूसरा डिस्टेंसिंग का है कि भी सोशल वाले तो चलो मोबाइल से पूरी हो जाती है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें करें। खुद को भी बचा के रखें, परिवार को भी बचा रखें, समाज को भी बचा के रखें। और तकलीफ होने के बाद मतलब केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी लोग लापरवाह हो रहे हैं।
डॉक्टर कोई बताता है, करता है भी ये जांच कराओ, वो करवाओ, तो उसमें वो कन्नी काट जाते हैं, या फिर दूसरे डॉक्टर से इलाज लेके, पर्ची लेके, दवाइयों की दुकान से दवाई लेके काम चलाते हैं। इस तरह की लापरवाही की रहेगी भी पूरे परिवार को ही चपेट में ले लेती है। तो लापरवाही नहीं करके यदि सिम्टम आ रहे हैं, डॉक्टर एडवाइज कर रहा है, तो जांच करवा लेनी चाहिए। जांच में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आजकल तो अपने यहाँ ज़िले में भी होने लगी है, हनुमानगढ़ में है, रिपोर्ट दूसरे दिन आ जाती है। बहुत अच्छी सुविधा हो गई। तो सभी नागरिक बंधुओं से मेरा आग्रह यही है कि भी बचाव रखें, और तकलीफ हो जाए तो जांच कराएं, इलाज पूरा लें, करें, खुद को बचाएं और परिवार को बचाएं। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार प्रशासन ने पूर्वांचल वासियों को नहर पर छठ पर्व मनाने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में पूर्वांचल वासियों ने हनुमान मंदिर में छठ पर्व माना है। छठ पर्व को लेकर पूर्वांचल वासियों में काफी उत्साह नजर आया। समाज के लोगों ने बताया कि प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिलने के बाद हनुमान मंदिर में पानी की व्यवस्था कर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। भामाशाह अमित गोदारा ने कहा कि व्रतधारियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए खाले पर लाइट, पानी, दरियों आदि की व्यवस्था करवाई गई। दोकेएनजे पंचायत से कोई भी पूर्वांचल वासी नहर पर नहीं गए। छठ पर्व पर भी चुनावी रंगत देखने को मिली। ग्राम पंचायत दोकेएनजे से 21 नंबर ब्लॉक के प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह ने छठ पर्व पर आए श्रद्धालुओं को केले, तो निर्दलीय प्रत्याशी अमित गोदारा ने श्रद्धालुओं को लड्डू व चाय का नाश्ता करवाकर वोटरों को लुभाने का प्रयास किया। हमारे ये छठ पर्व पे हमारे जो ये पूर्वांचल वासी है, हमारे जो ये साथी है, भाई बहने, इन्होंने जो व्रत रखा है, पूजा की है, इसके लिए जो प्रशासन ने रोक लगाई थी, उसको देखते हुए इन परिवारों को, व्रतधारियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हमने ये घरों के आगे मंदिर में काले पे यहाँ पे ये सब व्यवस्था करवा दी है। छठ पूजा की लाइटिंग वगैरह, पानी और दरिया, चटाई, चाय व्यवस्था और सब वो करवा दी। और आज ये पर्व हमारा संपन्न हुआ है। पूजा बहुत बढ़िया तरीके से हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सब अलग अलग जगह पे और पूजा की है। नहर पे कोई भी हमारे दोकेएनजे पंचायत से, ITI बस्ती से कोई भी परिवार नहर पे नहीं गया है। सभी ने अपने घरों के आगे खाड़े पे, मंदिर में, जैसे हमने अलग अलग व्यवस्था करवाई थी, वहाँ पे सबने पूजा की है और हमने प्रशासन का सहयोग किया है। और सभी भाइयों ने मिलके ये हमारा इस व्यवस्था में सहयोग किया है। और हमें सबसे बड़ी खुशी है भाई, हमेशा जैसे ये छठ पर्व है हमारा, छठ पूजा है, तो इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम। तो अब की बार ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी हमने धूमधाम से ही बनाया है। जीएसएस के सामने लगे बिजली ट्रांसफार्मर की ऊंचाई बढ़ाने व सड़क के बीचों बीच लगे विद्युत पोल को हटाकर साइड में लगाने की मांग को लेकर टाउन क्षेत्र में स्थित चक 15 HMH के बाशिंदों ने शनिवार को जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय टाउन के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। चक 15 HMH में जीएसएस के पास रहने वाले बाशिंदों ने बताया कि जीएसएस के सामने एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि सड़क बनाने से पहले मिट्टी डलवाने के कारण वर्तमान में काफी नीचे हो गया। ट्रांसफार्मर के आसपास छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, इसके कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। इस दौरान चक में रहने वाले लोगों को हादसे का खतरा रहता है। इसी गली में सड़क के बीच में विद्युत पोल भी लगा हुआ है। चक में आने जाने वाले साधनों के कभी भी इस पोल से टकराने से हादसा हो सकता है। इसके अलावा चक में नाले का निर्माण कार्य भी हो रहा है, जिसमें भी यह विद्युत पोल बीच में आ रहा है। इस संबंध में कई बार डिस्कॉम अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रांसफार्मर को अधिक ऊंचाई पर लगाने व सड़क के बीच लगे विद्युत पोल को हटाकर साइड में स्थापित करने की मांग की, ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो सके। इस मौके पर मोहम्मद आजाद, नानक, अनीता, मुकेश कुमार आदि भी मौजूद रहे। मैं कम से कम ये जब मकान डाला था, तो कम से कम मेरे को 10 साल हो गया सर। जब से मैं ये मकान का न्यू रखा था, तभी से मैं ये एप्लीकेशन देता आया हूँ और आज तक भी मैं दे के आया हूँ। और जस्ट अभी कोरोना के महाकाल के अंदर मैं 20 तारीख को भी मैं दिवाकर जी के ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने आके मौका भी देखा,
मौका देखने के बाद पिछली बार फिर मैंने दूसरा एक स्टेशन चालू किया था, उसके अंदर भी मेरे एक मजदूर को करंट लग गया, तो वो मरते मरते बेचारा बच गया। ठीक है, और मैं इसके कई वाले भी दिया कि भी यहाँ पे नया पोल लगाया जाए और उसको एडजस्ट कर ऊपर कर दिया जाए। और ये 11,000 लैंड हमारे कम से कम 10-15 घर गरीबी के घर हैं, और बेचारे के कोई मकान भी नहीं बना पा रहे हैं। अगर चाहे भी मकान बनाए, एक घर में 5-5 सदस्य हैं और रहने के लिए मकान भी एक रूम है, वो चाहते हैं कि एक रूम आगे और बनाए, मगर आगे रूम नहीं बन रहा है। बच्चे यहाँ पर एनी टाइम खेलता रहता है सर, यहाँ पर करंट वरेंट बच्चे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं बच्चे के पीछे से, बच्चे को करंट न लग जाए। कृपया ये खम्भे थोड़ा ऊंचा करो और सब साधन सब कुछ किया करो जो हम लोग को बच्चे को शांति से अपन रहे। इसके कारण मकान तकान भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है हम लोग को। यहाँ पानी का भी कनेक्शन है, पानी पे तो जल्दी करंट आने का डर रहता है। हम लोग बच्चे के सारा दिन पीछा रहते हैं, कमाते नहीं सही ढंग से कमाते हैं नहीं खाते हैं, तो बच्चे लेके कमाएंगे, किसके लिए कमाएंगे? जब बच्चे करंट मार मर जाएगा तो क्या जिंदगी क्या काम का है? इसके चक्कर में थोड़ा खम्मा दो करवा दो, ट्रांसफार्मर ऊपर करवा दो, हमको यही सिखाए। आस्था और पवित्रता का महापर्व छठ शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंगल कामनाओं के साथ घर की सुख समृद्धि की कामना की। छठ पूजा के चौथे दिन पूर्वांचल वासी ने उगते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते इतिहास में पहली बार छठ पूजा को लेकर घाट तैयार नहीं किए गए। ऐसे में नहर पर सन्नाटा पसरा रहा। व्रतधारी महिलाओं ने सूर्य को अर्घ देकर मंगल कामनाएं की। व्रतधारी महिलाओं और श्रद्धालुओं के साथ लोग ढोल नगाड़ों के साथ लोकगीत गाते हुए पूजा अर्चना की। आज सुबह के अर्घ के टाइम सूर्य अर्घ किए। आज घर पे धूमधाम से बनाए अच्छी तरह से, और आज ख़त्म हो गया आज के पर्व। और जो अपने मांगते हैं सुखी शांति रहो, बांध होता है उसको बच्चे मांगते हैं, कोई दुख होता है वो तकलीफ के कष्ट के लिए दुआ करते हैं, भगवान मेरे से छूट जाए इसे, तो बोलना पड़ता है वो सब करने के लिए। तो अगली बार से फिर सही हो जाते हैं, तो अगली बार से पूरा करते हैं। ऐसे हम सब मानते हैं, करते हैं। बहुत धूमधाम से घर पर मनाया और नहर पर जाने नहीं दिया। घर में सब बाल बच्चा खुशी है, जो मांगा बहुत बुरा है। टाउन स्थित राजकीय एनपीजी कॉलेज में राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इसी सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वाध के सभी नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए आनंदम विषय शुरू किया जा रहा है। देखिए प्रदीप पाल की पूरी रिपोर्ट। सत्र 2021-22 में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर के सभी नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थियों और सत्र 2022-23 से सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में लागू होगा। यह विषय पूर्णतः क्रेडिट विषय है जो 100 अंकों का होगा। इस विषय के प्राप्तांक एवं इसके आधार पर प्राप्त ग्रेड दोनों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अंक तालिका में नियमानुसार दर्शाया भी जाएगा और इसके प्राप्तांकों को कुल प्राप्तांकों में भी जोड़ा जाएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए लेता है। इसी कमी को दूर करने के लिए आनंदम विषय शुरू किया गया है। इस विषय का उद्देश्य विद्यार्थी को सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा समाज हित में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी भी समाज व देश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। साथ ही उसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण करना है।
आनंदम विषय के अंतर्गत 2 स्तरों पर कार्य किए जाएंगे तथा प्रत्येक कक्षा के लिए एक मैटर बनाया जाएगा। कॉलेज स्तर पर आनंदम विषय के लिए टाइम टेबल में 30 मिनट का कालांश निर्धारित होगा, जिसमें सभी मैटर्स आवंटित विद्यार्थियों की दैनिक डायरी का अवलोकन करेंगे। मैटर के आवंटित विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विचार साझा करेंगे तथा समय समय पर दिशा निर्देश देंगे। मेंटर 8 से 12 विद्यार्थियों का समूह बनाकर उन्हें किसी परियोजना का चयन करके समाज हित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। समय समय पर समूह द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन भी किया जाएगा और मूल्यांकन कर विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को संधारित करेंगे। सभी नियमित विद्यार्थियों को 2 प्रकार की गतिविधियों में भाग लेना होगा। प्रथम गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा जीवन मूल्यों की पालना करना तथा समाज हित में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। द्वितीय सामूहिक गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को 8 से 12 के समूह में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना है। एनपीटी कॉलेज के स्नातक पाठ द्वितीय, तृतीय और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के नियमित विद्यार्थी अब 27 नवंबर तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करवा सकेंगे। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि स्नातक पाठ द्वितीय, तृतीय और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के ऐसे नियमित विद्यार्थी जो ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करवाने से वंचित रह गए, उन छात्र छात्राओं के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की ओर से 30 नवंबर से 27 नवंबर तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करवाने के लिए पोर्टल खोल प्रवेश शुल्क जमा करवाने का मौका दिया गया है। प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश शुल्क जमा करवाने से वंचित रहे नियमित छात्र छात्राएं 23 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रवेश शुल्क जमा करवाकर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। आयुक्तालय के निर्देशानुसार 27 नवंबर के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयुक्तालय से एक निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसमें क्रमोन्नत विद्यार्थी जो सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, एमए एमएससी प्रीवियस से फाइनल में प्रमोट किए गए थे। क्रमोन्नत विद्यार्थियों के कुछ विद्यार्थी महाविद्यालय में इस महामारी के कारण आए नहीं, वो आ नहीं सकते थे, लेकिन उनको ऑनलाइन फीस जमा करानी थी। उनको प्रमोट के बाद में उनको समय दिया गया था पहले। अब दोबारा से आयुक्तालय ने ये हमें भेजा है कि ये आपको आयुक्तालय ने 5 दिनों के लिए पोर्टल खोला है। 23/11 से ये 27/11 तक, 27 नवंबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा। जो बच्चे इससे वंचित रह गए हैं वो अपना फीस भरवा करके अपने इसको दोबारा रेगुलर करवा सकते हैं। इसमें जो महाविद्यालय, अपने राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में यूजी क्लासेस में 2446 बच्चे थे, जिनमें से 121 विद्यार्थी अभी तक इन्होंने फीस नहीं भरी है किसी कारण से, उनको इसका लाभ मिलेगा। पीजी क्लासेस के अंदर एमए एमएससी के अंदर हमारे जो बच्चे थे इसमें 269 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 23 स्टूडेंट्स इससे वंचित रहे। तो इन जो वंचित रहे हुए विद्यार्थी उनको अब अवसर मिलेगा और वो इसके बाद में शायद ये अंतिम अवसर है, इसके पश्चात अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सदैव के लिए ये पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल सदैव के लिए बंद हो जाएगा। महाविद्यालय को 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ऑफिस तो खुला रहता है और जो भी कोई काम होते हैं तो बच्चे अपना आकर के काम करवा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस जो है बच्चों के लिए 30 नवंबर तक बंद है। आगे सरकार जो भी निर्णय लेगी उसी हिसाब से बात। रोडवेज बस में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का पर्स गुम हो गया था। इस दौरान चालक हरगोपाल सिंह ने ईमानदारी का परिचय देकर पर्स और कुछ पैसे संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा दिए। बस स्टैंड प्रभारी लखवीर सिंह द्वारा पर्स और अनटेटिव प्रूफ को व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला गया तो पर्स के मालिक द्वारा उस नंबर पर फोन कर अपने पर्स की डिटेल बताकर पर्स लेने के लिए आज रोडवेज डिपो में पहुंचकर सभी स्टाफ के सामने पर्स ले लिया। नौहर तहसील के गांव अरडकी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जन सहयोग से बनने वाली भौतिक प्रयोगशाला की नींव शनिवार को रखी गई। सरपंच प्रतिनिधि भादरगिर गोस्वामी, एसएसपी अध्यक्ष भगवानाराम बिजारनिया, मेघाराम सहू, चंद्रराम पांड्या, ओम प्रकाश शाहर, नागरमल मेघवार, जुगलाल नायक, भीम सिंह सहू, वीरेंद्र सिंह राजपूत, ओम प्रकाश सहू, मुखराम सहू, सोहनलाल सहू ने प्रयोगशाला की नींव रखी। शास्त्री हरीश शर्मा ने मंत्रोच्चार कर अमीन मिस्त्री के सहयोग से नींव रखवाई। भौतिक प्रयोगशाला की आवश्यकता को समझते हुए गांव के 21 दानदाताओं ने
10-10 हजार की सहयोग राशि देकर विद्यालय में इस प्रयोगशाला के निर्माण का संकल्प पूरा किया। यह प्रयोगशाला मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख रुपए की लागत से बनेगी। इसमें जन सहयोग 2 लाख रुपए गांव के 21 भामाशाहों ने एकत्रित कर विद्यालय में जमा करवाए थे। प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम दास शर्मा ने दानदाताओं को धन्यवाद देते हुए बताया कि विद्यालय में विज्ञान विषय की पढ़ाई के लिए प्रयोगशालाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रयोगशाला के बनने के बाद विद्यालय विज्ञान का सर्वोत्तम केंद्र बन जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों से दानदाताओं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विद्यालय प्रांगण में करीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए के निर्माण कार्य हो चुके हैं। जंक्शन के वार्ड 3 शहीद चमकौर सिंह पार्क के पास इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद सुमित रिणवा, पार्षद अब्दुल हाफिज आदि ने इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण का शुभारंभ किया। सभापति गणेश राज बंसल ने कहा कि सभी वार्डों में समान रूप से कार्य किया जा रहा है। किसी भी वार्ड में निर्माण कार्य को लेकर कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि अब वार्ड 3 में इंटरलॉकिंग सड़क बनाई जा रही है। वहीं टाउन जंक्शन रोड पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। कई जगह हाई मास्क लाइटें भी लगाई गई हैं। नगर परिषद निर्माण के द्वारा वार्ड नंबर 3 में शहीद चमकौर सिंह जी पार्क के पास आज इंटरलॉकिंग का शुभारंभ किया गया है। इससे पार्क के चारों तरफ ये इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी, मोहल्ले का सौंदर्यकरण बनेगा, साफ सफाई रहेगी। इसी उद्देश्य से ये निर्माण करवाए जा रहे हैं। में अन्य वार्डों में भी विकास कार्य काफ़ी मात्रा में कराए जा रहे हैं और निरंतर जारी हैं। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिसमें पूरा शहर जगमग हो गया है। जगह जगह हमारे द्वारा हाई मास्क लाइटें भी लगाई गई हैं। महाराजा अग्रसेन चौक पर भी हाई मास्क लगाई गई, जिसमें आज छठ पर्व मनाने वालों को सुविधा रही है। एक भाजपा के पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी वार्डों में समान काम हो रहे हैं। कभी कोई वार्ड में काम लेट स्टार्ट होता है, किसी में पहले स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। सभी में समान कार्य करे जाएंगे। हमारे लिए 60 वार्ड एक बराबर है। यही वार्ड नंबर 3 नई खुंजा में शहीद चमकौर सिंह पार्क के सौंदर्यकरण का कामकाज आगाज हमारे ऊर्जावान सभापति आदरणीय श्री गणेश राज जी बंसल, बड़े भाई निर्माण कमेटी के अध्यक्ष सुमित जी रिणवा और हमारे सम्मानीय पार्षद अब्दुल हाफिज जी, पार्षद श्री मोहनलाल जी बड़सीवाल के द्वारा किया गया। और जैसा कि पूरे शहर में विकास की एक लहर चल रही है, उसी के मद्देनज़र, उसी के संदर्भ में, उसी के अंतर्गत ये जो काम का आज शुभारंभ किया गया है। और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी, हमारे आदरणीय सभापति श्री गणेश राज जी बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़ जी और सुमित रिणवा जी का। आपके वार्ड में कितने काम हो गए? मेरे वार्ड में लगभग काम हो गया है। 30 लाख की एक सड़क, 20 लाख की एक सड़क, 24 लाख रुपए की कारपेट और अब ये 8-9 लाख रुपए की लागत से पार्क के निर्माण का कार्य है। और हमारे सभापति जी का पूरा सहयोग और आशीर्वाद है और जल्दी हम इस वार्ड को चमन बना देंगे। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाए जा रहे बाल अधिकार सप्ताह के तहत शनिवार को पैनल एडवोकेट अमित मदान की ओर से हासिलगुड़ में कैंप लगाया गया। कैंप में उन्होंने बाल विवाह रोकथाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदि की जानकारी दी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।